हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे आईपीसी के बारे में, इंडियन पिनल कोड 1860। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि इंडियन पिनल कोड कब आया था, कौन से एक्ट के थ्रू आया था, कितने चैप्टर है, कितने सेक्शंस हैं। सो आईपीसी इज़ एक्ट 45 ऑफ 1860 एंड इसमें 23 चैप्टर है, 511 सेक्शंस है। आईपीसी इज़ सब्सटेंटिव लॉ विच डिफाइंस ऑफेंस एंड पनिशमेंट। सो आईपीसी जो है वो एक सब्सटेंटिव लॉ है, और क्योंकि इसमें पनिशमेंट और ऑफेंस दोनों के बारे में बताया गया है। इसकी इन्फोर्समेंट आईपीसी जो 1860 फर्स्ट इन्फोर्समेंट हुआ था 1 जनवरी 1862। इन्फोर्समेंट डेट की बात हमने कर ली। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा वो इसमें जो कौन कौन से वर्ड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स काफ़ी आईपीसी को पढ़ने के लिए या फिर इसकी कंडक्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक्टस रियस की बात करें, एक्टस रियस एंड मेंस रिया, so these two words are really very important to understand IPC, because mens rea means guilty mind, actus reus means conduct or act omission. So as we all know कि if any punishment means कोई भी not punishment, any crime, so कोई भी crime अगर commit किया जा रहा है तो उसके लिए guilty mind होना चाहिए, intention होना चाहिए। विदाउट इंटेंशन, विदाउट गिल्टी माइंड उसको क्राइम कंसीडर नहीं करेंगे, बट देयर इज़ सम एक्सेप्शंस ऑल्सो। एंड एक्टस रियस मीन्स कंडक्ट। तो किसी भी क्राइम को, कोई भी क्राइम अगर होता है तो उसके लिए मेंस रिया और एक्टस रियस होना कंपलसरी है, बिकॉज एक इंटेंशन फॉर्म करेगा, गिल्टी माइंड करेगा और एक कंडक्ट करेगा, एक्ट ऑफ ओमिशन उस काम को करेगा। तो विदाउट दिस पॉसिबल नहीं है क्राइम, बट कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। सो हम देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 1 to 5 आईपीसी का। सो आईपीसी जो एक्ट 45 से आया था ये ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं। आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ विच डिफाइंस ऑफेंस एंड पनिशमेंट को, दोनों को डिफाइन करता है, ये भी हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 1 किस चीज़ के बारे में बात करता है और क्या बताता है। तो आईपीसी का सेक्शन 1 जो है वो टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में बताता है, आईपीसी के टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में। दैट आईपीसी जो है वो होल इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, बट जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया उससे पहले जम्मू कश्मीर पे आईपीसी नहीं लगता था। उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर पे जो रणबीर पेनल कोड था वो लगता था, बट जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जब आ गया तो आर्टिकल 370 जो हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आईपीसी लगना स्टार्ट हो गया। सो पूरे इंडिया में आईपीसी लगता है। एंड फिर इसमें जो होल इंडिया की बात की गई है, तो इंडिया को जब हम आईपीसी पढ़ते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक दूसरे से यहाँ पे लिंक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे होल इंडिया की बात की गई है, तो इंडिया को डिफाइन किस सेक्शन में किया गया है? तो इंडिया को डिफाइन किया गया है सेक्शन 18 में, इंडिया को वहाँ पे डिफाइन किया गया है। देन हम सेक्शन 2 के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्शन 2 में बताया कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो सेक्शन 2 में जो इंडिया के अंदर में अगर कोई भी क्राइम होता है, इंडियन टेरिटरी में होता है, इवन अगर कोई फॉरेनर, इवन अ फॉरेनर कमिट अ क्राइम इन इंडियन टेरिटरी, देन ही और सी इज़ लायबल टू गेट पनिशमेंट। तो पनिशमेंट के लिए वो लायबल होगा। अगर कोई बाहर, इंडिया के बाहर है और वहाँ से कोई प्लानिंग कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, इंडिया पे अटैक करने के लिए अबेटमेंट कर रहा है, तो वो पर्सन भी लायबल है पनिशमेंट के लिए। अगर एग्जांपल की बात करें तो 26/11 जो अटैक हुआ था उस पर भी सेक्शन 2 अप्लाई होता है, और हाफिज़ सईद वाला जो है वो उस पर भी सेक्शन 2 अप्लाई होता है, क्योंकि ऑफेंस जो है जो कमिट किया गया था पाकिस्तान से इंडिया में किया गया। तो किसी बाहर फॉरेन कंट्री में बैठ के अगर इंडिया को हार्म करने के लिए, इंडियन टेरिटरी को हार्म करने के लिए अगर कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो वो अंडर सेक्शन 2 भी आएगा।
एंड वो भी आएगा, और फिर इंडिया के अंदर कर रहे हैं तो वो तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा ही। फिर सेक्शन 3 की बात करें तो पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाई लॉ ट्राइड विद इन इंडिया। तो सेक्शन 3 जो है वो क्या करता है कि सेक्शन 4 और सेक्शन 2 को लिंक करता है। सेक्शन 2 में बात किया गया है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में, तो सेक्शन 4 में वही बात किया गया है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस के बारे में, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस है, फॉर एग्जांपल कोई आदमी किसी फॉरेन कंट्री में कोई क्राइम करता है, तो वो बंदा अगर वहाँ पे उसको पनिशमेंट नहीं मिला, तो वो इंडिया में अगर उस क्राइम के लिए पनिशमेंट अवेलेबल है तो देन उस बंदे को इंडिया में क्राइम पनिशमेंट मिलेगा। बट अगर उसको वहाँ पे क्राइम किसी फॉरेन कंट्री में क्राइम किया और वहाँ पे उसके लिए पनिशमेंट मिल गया, तो सेम वो क्राइम के लिए हम लोग सेम बंदे को डबल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, बिकॉज आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 प्रोहिबिट करता है डबल जियो पार्टी। इफ़ वंस पनिश्ड कांट बी पनिश्ड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। एंड फिर यहाँ पे कोड एक्स्ट्राडिशन की बात की गई है, जो 2 कंट्री के बीच में साइन की जाती है, ताकि क्राइम किया गया पर्सन अगर फॉरेन भाग गया तो उसको वहाँ से ला करके यहाँ पे पनिश करने का। तो एक्सटेंशन ऑफ कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस सेक्शन 4 की बात की गई, तो सेक्शन 2 और सेक्शन 4 को लिंक करता है सेक्शन 3। एंड उसके बाद इसमें क्या है कि लाइक सेक्शन 5 की बात करें तो सेक्शन 5 जो है वो एक्सेप्शन है सेक्शन 2 का। इसमें बताया कि कुछ लॉ, सर्टेन लॉ नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, कुछ लॉ जिस पे आईपीसी भी एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर आर्मी लॉ, मिलिट्री लॉ हो गया, सेलर, सोल्जर्स, बिकॉज उनकी खुद की लॉ है तो वहाँ पे आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। एज वी ऑल नो डबल जियो पार्टी इज़ प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2। सो ये मेंशन किया गया है कि वो डबल जियो पार्टी नहीं होगा, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा आईपीसी अंडर सेक्शन 5। तो सेक्शन 2 का जो एक्सेप्शन है सेक्शन 5 है उसमें बताया गया है। फिर अगर बात करें अगर सेक्शन 6 को भी इसमें अगर इंक्लूड कर लिया जाए, सेक्शन 6 को भी अगर इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, तो अगर हम ये देखेंगे कि सेक्शन 6 में डिफ़ाइन किया गया है कि जितने भी मतलब जितने भी लॉ है, जितने भी वो कोड है ना, सबके एक्सेप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हमने बात किया था कि जितने भी लॉ है उसके एक्सेप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर माइनर है, अनसाउंड माइंड का पर्सन अगर कोई क्राइम कर दिया तो उसमें मेंसरिया डेवलप हो ही नहीं सकता है। मेंसरिया अगर डेवलप नहीं होगा तो क्राइम कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक केस था मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। सो सेक्शन 2 का ये केस है, सेक्शन 2 से रिलेटेड केस है। एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंसवर्थ। सो जो सेकंड केस है महाराष्ट्र वर्सेस मेयर जॉर्ज का, फॉरेनर इज़ लायबल। सो सुप्रीम कोर्ट सेड फॉरेनर इज़ लायबल अंडर एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 विदाउट मेकिंग एक्सप्रेस डिक्लेरेशन अबाउट गोल्ड विच बी कैरिंग ड्यूरिंग जर्नी थ्रू प्लेन एंड इंडिया। तो अगर वो फॉरेनर क्या था, जो सेकंड वाला केस है उसमें फॉरेनर गोल्ड कैरी करके जा रहा था, बट वहाँ पे फॉर्म में डिक्लेरेशन नहीं किया था कि वो गोल्ड कैरी कर रहा है एक्सेस अमाउंट में, और इंडिया के लैंड पे अगर वो लैंड करता है तो आईपीसी इंडिया में वो लॉ है तो आईपीसी एप्लीकेबल होगा, देन उसको पनिशमेंट तो मिलेगी। एंड अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसा लॉ है जो आपको नहीं पता है, फॉर एग्जांपल अगर रेड लाइट का सिग्नल का ही ले लिया जाए, तो आप बोलोगे कि आपको नहीं पता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लॉ तो सबके लिए और लॉ सबको जानना चाहिए। तो दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन दैट यू शुड नो। बट अगर ये आप ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो, यू हैव नो राइट टू गिव एक्सक्यूज दैट यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द लॉ एंड ऐसे कुछ आपको लॉ पता नहीं है, रूल्स पते नहीं है, ऐसा करके आप वो बच नहीं सकते हो वहाँ से। फिर सेक्शन 4 का भी कुछ क्राइम, जैसे कि अगर क्राइम इंडिया के बाहर वो कमिट होता है तो वहाँ पनिश नहीं हुआ तो यहाँ तो माना ही जाएगा। तो अगर वहाँ पे पनिश नहीं हुआ और यहाँ पे, तो ऐसा माना जाएगा कि इंडिया में वो कमिट क्राइम किया है, कमिट इंडिया में किया है, और जिस जगह से उसको पकड़ा जाएगा उस कंसीडर किया जाएगा कि दैट प्लेस इज़ द स्पॉट, तो वो जगह है वहाँ पे वो क्राइम किया है। ये मेंशन है अंडर सेक्शन 188 ऑफ द CRPC।
deemed to have committed offence where he is found and trial to be conducted by that court। तो जहाँ पे पाया गया है उस जगह को कंसीडर कर लिया जाएगा कि ये क्राइम यहीं पे किया है। तो मीन्स ओवरऑल ये देखा जाए कि कोई इंडियन बंदा फॉरेन में क्राइम करके इंडिया वापस भाग के आता है, तो इंडिया भाग के आता है और उस क्राइम के लिए इंडिया में पनिशमेंट है, तो उस बंदे को पनिशमेंट मिलेगा। और इंडिया में जिस भी जगह पकड़ा गया उसी ये माना जाएगा कि वो जगह उसी जगह पे वो क्राइम किया है। और ये मेंशन है सेक्शन 188 ऑफ द CRPC, ये मेंशन किया गया है। फिर अगर कोई बंदा ऐसे क्राइम करता है फॉरेन में जो इंडिया में वो क्राइम नहीं है, तो उस चीज़ के लिए इंडिया में पनिशमेंट नहीं मिलेगा। बट अगर उसको उस चीज़ के लिए उस फॉरेन कंट्री में पनिशमेंट मिले तो वो लायबल है। बट इंडिया में पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं है। अगर वो वापस रिटर्न इंडिया आता है तो अगर यहाँ पे पनिशमेंट नहीं है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। सेक्शन 4 में बियॉन्ड इंडिया जाकर कोई अगर कंप्यूटर को टारगेट करता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज को टारगेट करता है, तो कंप्यूटर रिसोर्सेज को टारगेट करना मीन्स एक तरह से साइबर क्राइम करना। तो जो सेम मीनिंग दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज K ऑफ IT एक्ट 2002, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और वो सेक्शन 4 के अंडर में वो पर्सन लायबल होगा पनिशमेंट के लिए, क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी पे कर रहा है। क्योंकि कंप्यूटर रिसोर्सेज और साइबर क्राइम की जो बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है कि हमारे इंडियन रिसोर्सेज है, हमारे इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। और वो बाहर से अगर कोई भी ऐसे प्लानिंग करता है या फिर कुछ भी, तो वो लायबल होगा पनिशमेंट के लिए। और सेम मीनिंग पेरीमेटेरिया जो एप्लीकेबल है IT एक्ट 2002, वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। फिर अगर एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन की बात करें, जैसे कि विच कन्फर द पावर टू ट्राई ऑफेंस विच आर कमिटेड इन द हाई सी पे, मीन्स कोई भी ऑफेंस कमिट होता है इंडियन शिप में, हाई शिप पे, तो वहाँ पे एप्लीकेबल है सेक्शन 4। क्योंकि इंडियन सी में हुआ, इंडियन टेरिटरी में अगर इंडियन कोई भी चीज़ में ऐसे क्राइम कमिट होता है तो वो पनिशेबल है, लायबल है पनिशमेंट के लिए। अगर ऑफेंस कमिट होता है फॉरेन शिप में बट इंडियन टेरिटोरियल वाटर में, तो वहाँ पे भी IPC एप्लीकेबल है। क्योंकि हमारा 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो हमारे अंडर में आता है, हमारा टेरिटोरियल वाटर का है। तो उसके बाहर अगर होगा तो इंडियन IPC कंसिडर नहीं होगा, बट उसके अंदर हुआ तो उस पर इंडियन IPC जो इंडियन पेनल कोड है वो एप्लीकेबल होगा। सो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेन में क्राइम करके भाग गया तो फिर IPC का एप्लीकेबल नहीं है। फॉरेन में क्राइम किया, इंडिया में उसके लिए सज़ा है तो उसको सज़ा नहीं मिलेगा। डेफिनेटली किसी भी तरह से उसको पनिशमेंट तो मिलेगा ही अगर इंडियन IPC में पनिशमेंट मेंशन है तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।